कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शाप मुक्ति को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 14, शाप मुक्ति। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि अबोध अवस्था यानी बिना जानकारी वाली उम्र जब होती है, तब बच्चे गलत काम कर बैठते हैं। इनका बोझ, इनकी जो हमारे अंदर मन में जो इनका बोझ है, वो सारी जिंदगी हमारे मन में बना रहता है। इसी संदर्भ में ये कहानी लिखी गई है। आइए इसे पढ़ते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बूढ़ी दादी की आंख का इलाज कराने दिल्ली के एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग अंधी हो चुकी दादी का सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहो क्या तकलीफ है? दादी आवाज से ही डॉक्टर की उम्र का अनुमान लगाकर बोली, कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है। इस पर मैं तो आंख का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ है? डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। मेरी दादी भी विनोदी स्वभाव की थी, यानी हंसी मजाक किया करती थी। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आंखों का इलाज ही कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। दादी ने हंसकर डॉक्टर को यह जवाब दिया। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंसने लगे और दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की आंखों की जांच की, यानी टेस्ट किए। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी वे करते जा रहे थे। मैं चुपचाप बैठा हुआ डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी कुछ जानी पहचानी हुई लगी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने उन्हें पहले कहाँ देखा था। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की जांच पूरी कर ली, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? इलाहाबाद का हूँ। क्यों? हम भी इलाहाबाद के ही हैं। दादी मुझसे पहले ही बोल उठे। दादी ने भी यह बात बता दी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग? दादी ने जो ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? और तुम मंटू? अचानक मेरे मुंह से निकल गया, तो आप हमारे बचपन के मित्र मंटू है ना? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। यार, खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले गए थे, है ना? वहां मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट यानी मिला मुलाकात होगी। सच में बड़ी खुशी हुई। यानी ऐसे करके वे दोनों बचपन के दोस्त इतने सालों बाद मिलते हैं। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई, यानी गायब हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो गया, यानी कुछ मन की बात उनको याद आ गई। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा, तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो? यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए बेटा। हाँ, तुमने अपना नाम क्या बताया? मंटू। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था, बड़ा बदमाश था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे बहुत गंभीर हो गए, और भी ज्यादा वे गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये सारी बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा, बाहर कोई और भी रोगी इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आंखों में डालते रहना।
फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आना, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना होगा, घबराना नहीं, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। ऐसा डॉक्टर ने दादी से कह दिया। यानी इस बीच में कुछ तो ऐसा था जो डॉक्टर के मन में चल रहा था। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटू था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस, तो अब इसके पास दोबारा आने की जरूरत नहीं, मैं इस दुष्ट से अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है, और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया, उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहां इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था? अरे, तुझे याद नहीं, इतने मोहल्ले के कुतिया के इसने मोहल्ले के कुतिया के तीनों पिल्लों की आंखें आग के पौधे का दूध डालकर फोड़ दी थी। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। उनमें से एक अंधा पिल्ला तुमने जिद करके पाला था। यह भी याद नहीं तुझे? मैं सचमुच ही सब कुछ भूल गया था, लेकिन दादी के याद दिलाने पर धुंधली धुंधली सी याद मुझे आ गई। ज्यों ही मैंने दिमाग पर जोर दिया, बचपन की वह दुखद स्मृति यानी दुखद याद, सहसा कल की सी घटना मुझे याद आने लगी। स्पष्ट होकर मेरी आंखों की वो सामने आने, यानी जो गलती उसने की थी वो इतनी पुरानी गलती भी उसे याद आ जाती है। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मन में मंटू के साथ अक्सर वहां खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आग के बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। आग का पौधा आंख में जाने से अंधे हो जाते हैं। एक दिन हम खेल खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांटा और बताया कि आग के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफेद दूध निकलता है, यदि वो आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। यह बात उन्होंने अध्यापकों ने बच्चों को बताई। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी, यानी आश्चर्य वाली थी। वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, यह देखने के लिए मंटू ने एक प्रयोग कर डाला। ठंड के दिन थे और मोहल्ले के आवारा घूमने वाले कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे ही पड़े सूखी डालियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले बहुत सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। आग का आग के दूध की भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया, तो मैंने देखा कि मंटू आग के पौधों के पास बैठा है और उसने घुटनों में दबा पिल्ला क्या क्या कर रहा है। 2 पिल्ले पास ही कू कू करते इधर उधर भटक रहे थे। नजदीक जाकर मैंने देखा और मैं हैरान रह गया। मंटू आग के पत्ते तोड़कर उनका दूध पिल्लों की आंखों में डाल रहा था। वो बचपन में अनजाने में इस घटना को अंजाम दे रहा था, और वो बेचारे पिल्ले जो कुत्ते के बच्चे थे, जो बड़े कर्कशता में करहा रहे थे। यह तूने क्या किया बेवकूफ? पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैं चिल्लाकर बोला। मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन दोनों की आंखों में भी आग का दूध भर दिया है। जब अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गई। कुछ दिनों बाद आंखों आंखें तो खुली, पर लेकिन वो अंधे हो गए। मंटू के इस कुकृत्य यानी बुरे काम की जानकारी केवल मुझे थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला बोला और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी। लेकिन मंटू को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिज्ञासा यानी अपनी इच्छा शांत करने के लिए इस प्रयोग के रूप में एक बड़ा पाप कर दिया। मंटू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने गिड़गिड़ा कर मुझसे कहा कि यह बात किसी को भी ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं,
लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 रात दिन कू-कू करते इधर-उधर भटकते हुए मर गए तो मुझे बहुत दुःख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। क्योंकि वो छोटे-छोटे पिल्ले बड़े सुंदर लगते थे और एक गलती की वजह से अगर उनकी मृत्यु हो गई तो वो बड़ा दुखदाई है। दादी, माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझसे बार-बार पूछने लगे कि क्यों रो रहा है? तो मैंने पहले बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आया जो अभी जीवित था और उसकी जान बचाना मुझे मंटू की पिटाई से मंटू को पिटाई से बचाने से ज्यादा जरूरी लगा कि उस पिल्ले की जान बच जाए। इसीलिए मैंने रोते-रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा, वकील साहब ने उसकी पिटाई की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए बात को छुपाए रखा था। जब तक तो 2 पिल्ले मर भी गए। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने का प्रयास किया गया। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज कराया लेकिन वो अंधा ही रहा, उसकी आंखें ठीक नहीं हुई। माँ और दादी उसकी बहुत सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई लेकिन वह बड़ा हो गया। एक दिन वह घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से वह कुचल गया, यानी वह मर गया। उस घटना के बाद मैंने जब भी उस घटना को याद किया हैरान रह गया था। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक यानी आंखों का डॉक्टर। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की यह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी। तभी तो वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप और गंभीर और उदास हो गया। लेकिन दादी, बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं, यानी आंखों के डॉक्टर हैं। दूर दूर से लोग उनके पास इलाज कराने आते हैं। अब तक हजारों लोगों को उनकी खोई हुई आंखों की रोशनी वो लौटा चुके हैं। क्या इतनी बड़ी सेवा से उनका बचपन का अबोध यानी बिना जाने हुए किया हुई काम अब तक नहीं धुला है? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने एक निश्चितता के स्वर में जवाब दे दिया। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों का जैसा है। हठ यानी जिद पकड़ लेती हैं तो किसी की नहीं मानती। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने के लिए तैयार नहीं हुई। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी, वह भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया लेकिन वे अपनी बात को नहीं मानी। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को फोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर पर आए और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मैं उस शाप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रही, मुझे देखते ही कहती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंख फोड़ी है, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेगी। आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक बनना है, यानी आंखों का डॉक्टर बनना है। मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी नहीं फूटेंगी ही, कभी न कभी फूटेंगी ही। इससे पहले मैं बहुत सारी आंखों को रोशनी जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में से 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में
न जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं, हम सब की आंखें भर आईं। दादी तो इतनी भावविहीन हो उठी, उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसके सर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उसने कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। यानी अब दादी का जो दिल था उसमें प्यार उमड़ आया और उन्होंने इतना अच्छा आशीर्वाद डॉक्टर प्रभात को दिया। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाइयाँ लिखी थी वह भी खरीद लाना। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। कई बार हम बचपन में अनजाने में ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमें दुख होता है और हमें जीवन या पर्यंत इन बातों का बार बार एहसास होता है। तो हो सके उतना ऐसा कार्य न करें जिससे हमें कोई ना कोई गलती का आभास हो। तो इसी शिक्षा के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।